ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 5th लेसन है, जिसके अंदर आपको 5वीं थीम नंबर 5 करवाई जाएगी और ये थीम भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका लिंक भी आपको दिया जाएगा और आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। सो को एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब क्या है? को का मतलब होता है जब दो लोग आपस में मिलके काम करते हैं। सो को एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि दो लोग मिलके काम करते हैं एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट के अंदर या उस प्रोजेक्ट के ऊपर। और इसमें ज़ाहिर बात है कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ना जेंडर ना कॉस्ट, इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर नहीं होती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बिज़नेस का आइडिया जो है वो मिलके डेवलप किया जाता है और हर चीज़ जो है वो शेयर की जाती है। सो मिलके काम किया जाता है टीम में, ताकि वेंचर को इस्टेब्लिश किया जा सके। और को एंटरप्रेन्योर के लिए को फाउंडर की टर्म भी यूज़ की जाती है, जो मिलके बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा सीरियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। इनको नए बिजनेस स्टार्ट करने के बहुत ज़्यादा ये इनके पास एक्सपीरियंस होता है, बहुत माहिर होते हैं ये। और इनका काम भी ये होता है कि ये बाकायदा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको इस्टेब्लिश करते हैं और उसके अलावा ये जो है उसको सेल कर देते हैं। ये काम करते हैं ये लोग। ये जो है फ्लिपेबल बिजनेस का काम करते हैं। और इसके अलावा कुछ ये भी एक तरीका है को एंटरप्रेन्योर में जाने का कि इन्वेस्टर बन जाया जाए। आपके पास अगर पैसा है तो आप जो है वो पैसा इन्वेस्ट करें और किसी ऐसे पार्टनर को मिला लें जो कि बिजनेस को ज़ाहिर बात है हैंडल करे। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आते हैं को एंटरप्रेन्योर के अंदर। पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों पार्टनर्स की जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, ज़ाहिर बात है, तो पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। दूसरा ये कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर में फ़र्क आता है। एक पार्टनर जो वो रिस्क लेना चाहता है, दूसरा रिस्क नहीं लेना चाहता, वो रिस्क लेने से डरता है। तीसरा है कि पर्सनल लाइफ और कमिटमेंट दोनों की ज़ाहिर बात है पर्सनल लाइफ अलग है और एक की कमिटमेंट ज़्यादा भी हो सकती है, एक की कम हो सकती है। टीम कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं और इसके अलावा फाइनेंशियल मैटर भी होता है, प्रॉब्लम प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर भी इशू आ सकता है और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन भी इशू बन सकता है। अगर सपोज करें कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर उसको डिसॉल्व करना भी मुश्किल होता है। और इसके अलावा स्केल अप इश्यूज भी आते हैं। एक्सपेंशन किया जा रहा है, अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है और डाइवर्सिफाई अगर करना है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इनके एक तरह के बिजनेस करते करते दूसरा तरह का बिजनेस भी अगर ओपन करना है तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो वो भी जारी बात है, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। माइनॉरिटी एंड सीनियर एंटरप्रेन्योर। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर। एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो कि कम तादाद में होते हैं उनको माइनॉरिटी कहा जाता है और यूजुअली तौर पे इनको कई सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है सोसाइटी के अंदर। पाकिस्तान के जो फ्लैग है उसके अंदर जो वाइट कलर है वो माइनॉरिटीज़ के लिए, और माइनॉरिटी की बुनियाद जेंडर, एथनिसिटी, रेस यानी कि नस्ल, रिलीजन, लिंग्विस्टिक यानी कि लिसानी और डिसेबिलिटी, इन तमाम बुनियादों के ऊपर माइनॉरिटी को जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम रिलीजन की बेस के ऊपर माइनॉरिटी को देखें तो उसके अंदर हिंदूज़, क्रिश्चियंस, सिख्स, पारसीस और बुद्धिस्ट, ये तमाम लोग जो है वो माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। और ये माइनॉरिटीज़ भी ज़ाहिर बात है एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, लेकिन इनको एडिशनल कंपटीशन फेस करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी और जॉब के अंदर भी। वैसे ही हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर इन माइनॉरिटीज़ में से कोई बनना चाहता है तो उसको और ज़्यादा एडिशनल जो है ज़ाहिर बात है कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है। और जॉब के अंदर भी इनको ज़ाहिर बात है कई सारी एडिशनल जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसका सामना करना पड़ता है एक्चुअली। और ज़ाहिर बात है ये एक बड़ा इशू है माइनॉरिटीज़ का। ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं डोमिनेंट ग्रुप से, यानी कि जो ग्रुप मेजोरिटी में है उसकी तरफ से इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। जो मेजोरिटी में ग्रुप है वो ज़ाहिर बात है अपने लोगों की तरफ बाइस होते हैं, उनकी तरफदारी कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा फेवर दे रहे होते हैं। और माइनॉरिटीज़ जो है ज़ाहिर बात है उनको जो है वो डिस्करेज किया जा रहा होता है। और लोन अगर ये लोग हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सीनियर एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो 50 एज के बाद अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये यूजुअली जो है वो रिटायरमेंट की करीब होते हैं या फिर ज़ाहिर बात है अर्ली रिटायरमेंट इन्होंने ली होती है। और ज़ाहिर बात है इनके पास ज़्यादा नॉलेज भी होता है और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है और ये ज़्यादातर ये फील करते हैं कि हम जो है वो
स्मॉल वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। और इनके बिजनेस स्टार्ट करने का एक रीज़न ये भी होता है कॉर्पोरेट ले ऑफ, कि इनको जॉब से निकाल दिया गया। सो इस एज में जाके इनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो जॉब जो है वो उनको मिल सके। इसके अलावा पर्सनल फुलफिलमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी रीज़न हो सकता है, यानी कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। इसके अलावा एडिशनल इनकम के लिए रिटायर हो गए सपोज, लेकिन घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग की वजह से भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पार्ट टाइम एंड होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। सो दो अप्रोचेस हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, एक तो फुल टाइम अप्रोच है और एक है पार्ट टाइम। फुल टाइम के अंदर जाहिर बात है टाइम भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी, और जाहिर बात है तमाम रिस्क जो है वो जुड़ा होता है बिजनेस के साथ। जबकि पार्ट टाइम के अंदर जाहिर बात है मेन सोर्स नहीं होती इनकम की एंटरप्रेन्योर के लिए। सो पार्ट टाइम की एक कॉमन एग्जांपल तो यही है कि एक शख्स जो है वो जॉब भी कर रहा है और जॉब के साथ साथ वो बिजनेस भी कर रहा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप भी इतना आसान नहीं है। पहली चीज़ तो ये द रोल ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिव। फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल मोटिव का जो रोल है, फाइनेंशियल मोटिव भी हो सकता है एक कि इनकम जो है वो कम है, जॉब से जो इनकम आ रही है वो कम है, तो जाहिर बात है फाइनेंशियल मोटिव है, इस वजह से एंटरप्रेन्योर बन रहा है कोई, पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहा है। और नॉन फाइनेंशियल मोटिव ये होता है कि एक शख्स ने जो है, एक एंटरप्रेन्योर ने जो है वो डेवलप किया आइडिया, और जैसे ही बिजनेस जो है वो डेवलप होगा वो अपनी जॉब छोड़ेगा और ज्वाइन करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को फुल टाइम एक्टिविटी के तौर पे। कुछ लोगों के ऊपर सोशल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से सोशल प्रेशर होता है, वो जो है एडिशनल इनकम जो है ज़ाहिर बात है हासिल करना चाहते हैं ताकि अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर कर सकें। लिविंग स्टैंडर्ड ज़ाहिर बात है हर शख्स चाहता है कि अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टेटस है, उसको थोड़ा बेहतर बनाए, और इसीलिए फिर वो जो है ज़ाहिर बात है एक्स्ट्रा एफोर्ड करता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है उसका नुकसान के स्ट्रेस बढ़ जाता है, ये भी हो जाता है। इसके अलावा ओवर कमिटमेंट भी होती है, ज़ाहिर बात है जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है और बिजनेस है, दोनों ही डिमांड करता है टाइम की भी, टाइम चाहिए दोनों में। ये दोनों चीज़ें जो है ज़ाहिर बात है एक दूसरे को असरअंदाज करती हैं। दोनों चीज़ों को जो है ज़ाहिर बात है एक दोनों का रिस्क है, ज़ाहिर बात है उसको मैनेज करना चाहिए एक अच्छे बैलेंस के साथ, एक अच्छे तवाज़ुन के साथ। उसके बाद है फिर होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादातर जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर कॉमन है, और आज के दौर में तो खैर अर्बन एरियाज़ में भी ये कॉमन होता जा रहा है। ई कॉमर्स का बिज़नेस भी लोग घर से कर रहे होते हैं बहुत से लोग। इसको जो है वो माइक्रो या नैनो बिज़नेस भी कहा जाता है, और ये स्किल बेस्ड बिजनेस होता है, एट होम यानी घर पे ही किया जाता है। और रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स जो है वो कर रही होती हैं इस बिज़नेस को। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर फाइनेंस तक एक्सेस जो है, यानी कि जो भी फंड्स वगैरह हैं वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन इतनी आसानी से प्रोवाइड नहीं करता इनको, क्योंकि वो इनको मैच्योर बिजनेस के तौर पे नहीं देखता। और आप में से जिनका बैंक अकाउंट है वो जानते होंगे कितनी फॉर्मेलिटी रिक्वायर होती है बैंक के अंदर, और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना या स्केल को बढ़ाना वो भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर बात है घर के अंदर ये करना बड़ा मुश्किल होता है। घर के अंदर तो एक लिमिटेड जगह होती है, और वर्क लाइफ बैलेंस भी एक इशू बन जाता है, यानी कि बिज़नेस को और जो घर का काम है उसको बैलेंस करना भी एक बड़ा मुश्किल बन जाता है काम। सोशल एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अपने आइडियाज़ के ज़रिए। ये रिस्क लेते हैं ताकि पॉजिटिव चेंज ला सकें सोसाइटी के अंदर। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं करते, सोसाइटी के अंदर बहुत से इश्यूज़ हैं जो कि आप भी देखते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, पॉवर्टी है, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, डिसेबिलिटी है। तो इन तमाम इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक बिज़नेस बनाया जाता है, और जो लोग इन इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं उनको सोशल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो एक ज़ाहिर बात है सोसाइटी के लिए बिज़नेस करते हैं। ज़्यादातर एनजीओज़ जो है वो इनिशिएटिव इस तरह के लेते हैं, लेकिन एनजीओ का जो मॉडल है वो तब तक रुका रहता है जब तक उनको डोनेशन या फंड मिलते हैं, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है एनजीओ का जो मॉडल है ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। मॉडल ऑफ बिजनेस एंड एनजीओ उसको मर्ज किया गया, मॉडल ऑफ बिजनेस और एनजीओ को मर्ज किया गया था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक सोशियो इकोनॉमिक बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे होल प्रॉफिट जो है दोबारा से री इन्वेस्ट होता है सेम बिजनेस में, और ये ज़्यादातर काम करते हैं गवर्नमेंट और एनजीओ के साथ। एक बहुत बड़ी एग्जांपल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की वो है ग्रामीण बैंक की, जो कि बांग्लादेश में बनाया गया, जिसका
बनाने का मकसद था कि अल्ट्रा पुअर पीपल को लोन प्रोवाइड किया जाए जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है उनको लोन प्रोवाइड किया जाए। तो इस बैंक ने लोन प्रोवाइड किया ऐसी कम्युनिटीज़ को, और इसका जो रिकवरी रेट था वो बहुत हाईएस्ट था, 99% था, जो कि नॉर्मली जो बैंक होते हैं, ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल बैंक होते हैं, उनमें भी नहीं होता। और ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि ऐसा बैंक जो गरीब तरीन लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है उसका इतना हाईएस्ट जो है वो रिकवरी रेट है, वरना नॉर्मली बैंक के लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि इतना हाईएस्ट रिकवरी रेट वो हासिल कर सके। इवन के उनके पास सिक्योरिटी भी होती है और वो फाइनेंशियल स्टेबल लोगों को लोन देते हैं, उसके बावजूद भी उनका रिकवरी रेट इतना हाई नहीं होता, जबकि ये एक ऐसा बैंक है जहाँ पे रिकवरी रेट भी इतना हाई है और उन्होंने ऐसे लोगों को लोन दिया है जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है, इवन के उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी एग्जांपल अखवत फाउंडेशन की है, ग्रामीण बैंक की तरह ही, जो कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता और कर्ज हसना जो है वो देता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। 2010 के अंदर एक रेस्टोरेंट बनाया गया था जहाँ पर वेटर्स जो है वो ब्लाइंड थे, और उसको बनाने के दो मकसद थे। एक तो ये कि लोगों को एहसास हो सके जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में, जो ब्लाइंड है उनकी डिसेबिलिटी के बारे में, और दूसरा ये कि इनको जॉब भी मिल सके, ऐसे लोगों को जॉब भी मिल जाए। तो इस तरह के बिजनेस से दो फ़ायदे हुए, और ये भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की। और तीन जो है मेजर इशू आते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। हु आर एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि बिज़नेस को स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कभी भी एक्चुअली उसको स्टार्ट नहीं करते। ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बिज़नेस आइडिया के बारे में, और कई सारे लोगों के ऊपर रिलाई करते हैं, इस वजह से उनकी बातों से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और इनको बहुत मुश्किल लगता है वक्त पे डिसीजन करना, और ये अक्सर कंप्लेन करते दिखाई देते हैं। और ये डे ड्रीमर होते हैं और रिस्क अवर्स होते हैं, या इनके रिस्क लेने से भी ये लोग डरते हैं। सो मेन डिफरेंस एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के दरमियान यही है कि एंटरप्रेन्योर एक आइडिया को स्टार्टअप में कन्वर्ट कर देता है, जबकि एंटरप्रेन्योर सिर्फ जो है वो प्लानिंग करता रहता है बिजनेस आइडिया की। सो अगर आपको डिसाइड करना है एक्चुअली कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर, सो हमेशा बेटर यही है कि अपनी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। Now the pitfalls in the journey of entrepreneurship. How to avoid pitfalls? So pitfall का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया है जो कि अनसर्टेनिटी का एरिया है, यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल का। So पिटफॉल आने की एक वजह ये भी होती है कि एंटरप्रेन्योर्स की मिस्टेक होती है, और वो मिस्टेक क्या होती है? लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स की कमी होना। अब एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट तो अच्छी डिज़ाइन कर सकता है लेकिन लोगों को वो मैनेज नहीं कर सकता, तो जाहिर बात है बिज़नेस तो है ही मैनेजमेंट के बगैर तो बिज़नेस हो ही नहीं सकता। दूसरा है लैक ऑफ एक्सपीरियंस की कमी होना। सो कभी भी जाहिर बात है नए बिज़नेस के अंदर लैक ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाई नहीं होना चाहिए। उसके अलावा फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो पुअर होना, फाइनेंशियल कंट्रोल सही नहीं होना। मिक्स कर देते हैं लोग जो है वो फैमिली और बिजनेस फाइनेंस को, लोग जो है वो मिक्स कर देते हैं, ये भी करते हैं लोग। उसके अलावा वीक मार्केटिंग एफर्ट। अब एक एंटरप्रेन्योर समझता है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो बिक जाएगी, लेकिन ज़रूरत होती है असल में उसको मार्केटिंग एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा फेलियर टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बनता। प्लान ये एक ऐसी प्लानिंग होती है जो कि चेंजिंग इन्वायरमेंट के मुताबिक होती है। सो बी प्लान भी जाहिर बातें होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के पास। उसके अलावा अनकंट्रोलेबल ग्रोथ इशू, यानी कि एक्सपेंशन करना बगैर किसी प्लानिंग के, तो अगर ऐसा एक्सपेंशन होगा तो उससे नुकसान होगा आगे चल के। पुअर लोकेशन अगर सेलेक्ट कर ली जाए, एक्सपेंशन किया जा रहा है, पुअर लोकेशन सेलेक्ट कर ली, तो इस तरह की तमाम चीज़ों से जो है वो बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और इनकरेक्ट प्राइसिंग जो है प्रोडक्ट की वो सही नहीं है, या तो अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है। और इसके बाद है फिर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने बारे में जाने, और सारी बातें बिज़नेस के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, बिज़नेस के बारे में भी अच्छी तरह जाने, ये की है। और इसके अलावा नेटवर्किंग जो है मदद करती है इंडस्ट्री के अंदर, और उसके लिए जो है सारी बातें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से सीखा जाए, नेटवर्क बनाया जाए, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से सीखा जाए, और अपने ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, अपने आप को ट्यून किया जाए। ट्यूनिंग जिस तरह कहते हैं हम, तो अपने आप को भी एंटरप्रेन्योर जो है वो ट्यून करे नई और बेटर क्वालिटीज़ के लिए।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पार्ट ए, यानी कि उसका पहला हिस्सा है। सो 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर। पैशन फॉर द बिजनेस, टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर एंड द एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस, और आखिर में है डिसिप्लिन। सो एक एक करके देखते हैं। पैशन फॉर द बिजनेस। सो जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, जाहिर बात है वो जो है उनके पास पैशन होता है। पैशन के बगैर एक शख्स जो है, जाहिर बात है ना तो वो अपनी जॉब के अंदर अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है और ना अपने बिजनेस में, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी होती हैं एंटरप्रेन्योर से। जब वो स्टार्ट करता है बिजनेस को, फाइनेंशियल रिस्क भी जो है जाहिर बात है जुड़ा होता है, और उसको जो है वो टीम को मैनेज करना होता है। इसके अलावा टाइम, एनर्जी और दूसरे रिसोर्सेज होते हैं जिन उनको यूटिलाइज करता है एक एंटरप्रेन्योर। सो इवन कि अगर एक शख्स के पास तमाम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को जाहिर बात है नहीं खड़ा कर सकता, नहीं बना सकता, अगर उसके पैशन नहीं है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि पैसा हो तो बिजनेस हो जाता है। पैसे के साथ अगर पैशन भी होगा तब जाके बिजनेस होगा। सिर्फ जो है पैसे से बिजनेस नहीं हो सकता अगर पैशन नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बने बनाए बिजनेस भी तबाह कर दिए हैं। और कई लोगों ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि नॉन कमर्शियल और ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि एनजीओ वगैरह, उसमें पेशन की ज़रूरत होती है, जबकि बात सही नहीं है। जितने भी बिजनेस हैं उन तमाम को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है जाहिर बात है पेशन की ज़रूरत होती है। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है टेनिसिटी डिस्पाइट फेलियर। सो एक एंटरप्रेन्योर को अपनी एफर्ट्स को नहीं रोकना चाहिए, चाहे फेलियर क्यों ना है, क्योंकि नॉर्मली हम जो है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को जब देखते हैं तो उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को देखते हैं, और उसमें हम तब देखते हैं जब वो फाइनल फेज़ में होते हैं और वो उनका बिजनेस इस्टेब्लिश हो चुका होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी स्ट्रगल उन्होंने पीछे की होती है। तो जाहिर बात है उन्होंने भी कई सारे जो फेलियर्स होते हैं उसका सामना किया होता है। सो एक एंटरप्रेन्योर को जो है जाहिर बात है किसी भी फेलियर से जो है वो घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद है फिर एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस। एक एंटरप्रेन्योर को कई सारे स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सो जाहिर बात है एग्जीक्यूशन का स्किल होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर। एंटरप्रेन्योर को पता हो कि कब यूज़ करना है कौन से रिसोर्सेज को, और कैसे ऑपरेट करना है बिजनेस को, और किस तरीके से काम लेना है टीम से, और किस तरीके से वक्त पे जो है वो आइडिया लेकर आना है मार्केट में, और किस तरह डील करना है कॉम्पिटिटर के साथ। सो एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस जो एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर के लिए। उसके बाद है फिर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, और ये एक मिथ है कि एंटरप्रेन्योर को टाइम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वो अपने हिसाब से ज़रूर सेट कर सकता है अपने बिजनेस का। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पार्ट बी। इसमें कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली करेक्टरिस्टिक है बीइंग सेल्फ स्टार्टर। सो सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए। एक टर्म यूज़ होती है मोटिवेशनल गार्बेज। आजकल लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं और कई सारी मोटिवेशनल वाले कोट और ये सारी चीज़ें भी वो देखते हैं, लेकिन जाहिर बात है वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मोटिवेशन अंदर से नहीं आ रही होती है। तो अंदर से मोटिवेशन आना ज़रूरी है, और जाहिर बात है सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। एथिक्स का लिटरल मीनिंग अखलाकियात होती है। जाहिर बात है वर्क एथिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सो एक व्यू पॉइंट है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़े बिजनेसेस की है। हमारे यहाँ भी जाहिर बात है यही समझा जाता है कि जो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कारोबार के हिसाब से, वो बड़े बिजनेसेस की है। छोटे बिजनेस के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सोसाइटी की, तो ये गलत चीज़ है। बिजनेस के साइज से फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बिजनेस का जो है वो फ़र्ज़ है, और हमारे यहाँ कई सारे छोटे छोटे बिजनेस बहुत ज़्यादा सोशली तौर पे इररिस्पॉन्सिबल होते हैं और सोसाइटी को वो नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन भी एक तरफ वो कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ रोडों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, और रोड उन्होंने ब्लॉक किया होता है या जगह उन्होंने घेरी होती है, तो इस किस्म की चीज़ें वो लोग कर रहे होते हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो है ज़ाहिर बात है अनएथिकल होती हैं, गैर अखलाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बिजनेस ऐसे हैं वो ज़ाहिर बात है सोसाइटी का ख्याल करते हैं और सोसाइटी को फ़ायदा भी पहुँचा रहे होते हैं। ओपन माइंडनेस होना चाहिए। जाहिर बात है एक कारोबारी शख्स को जाहिर बात है ओपन माइंडनेस होनी चाहिए, उसकी ओपन माइंड होना चाहिए, वो खुले जहन का शख्स हो। जॉब के अंदर तो इंसान ओपन माइंड ना भी हो तो चल सकता है, लेकिन कारोबार के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सो टॉलरेंस जो है एम्बिग्यूटी के लिए टॉलरेंस बहुत ज़रूरी होती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल जो बाइसेस है उसको एक तरफ रखा जाए, पर्सनल बाइसेस को एक तरफ रख दिया जाए। पर्सनल बाइसेस नहीं होनी चाहिए। किसी की तरफदारी वगैरह करना, इस किस्म की चीज़ें जो है वो बिज़नेस को तबाह कर देती है। सेल्फ एश्योरेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अपनी ज़ात पे एतमाद होना।
अब एक एंटरप्रेन्योर को अगर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो जाहिर बात है उसकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर सेल नहीं हो पाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पार्ट सी। सो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, जैसे कि एम्पैथी और टॉलरेंस। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि दूसरों को सुना जाए उनके व्यू पॉइंट के मुताबिक, और एंटरप्रेन्योर को जो है जाहिर बात है सुनना चाहिए कस्टमर्स को। और विजन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विजन का मतलब क्या होता है कि अगले 4 से 5 साल बाद देखना, असेस करना फ्यूचर मार्केट डिमांड को। और सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट यानी कि अपने आप पे इन्वेस्ट किया जाए, अपने स्किल्स को अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाया जाए। ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और एक्सपोर्ट बिजनेस ओनर जो है वो अक्सर अब्रॉड जाते हैं इस तरह की ट्रेनिंग के लिए, और साथ में वो मिलते भी हैं पोटेंशियल और एक्चुअल क्लाइंट से। और ऑप्टिमिस्टिक रहा जाए, पैसिमिस्टिक नहीं रहा जाए बल्कि ऑप्टिमिस्टिक रहा जाए। यानी कि अब ये नहीं हो कि कंपटीशन है तो कंपटीशन देख के घबरा जाए इंसान, नहीं, बल्कि बोले कि आई कैन, और साथ में कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ले, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ले जो कि जाहिर बात है जहाँ से कोई मुकाबला किया जा सके, कंपटीशन किया जा सके, कोई नई चीज़ ढूंढ ली जाए। तो जाहिर बात है पैसिमिस्टिक नहीं हो इंसान, मार्केट की सूरत हाल देख के घबराए नहीं इंसान, सो ऑप्टिमिस्टिक रहे। और एंटरप्रेन्योर को क्रिएटिव होना चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो फार्मूला सब पूरी मार्केट यूज़ कर रही है वो फार्मूला यूज़ ना करें, क्योंकि अगर सब पूरी मार्केट वो यूज़ कर रही है और तो फिर जाहिर बात है कोई कॉम्पिटेटिव एज नहीं मिलेगा। जो सब कर रहे हैं वही कर रहे हैं तो जाहिर बात है कस्टमर भी देखेगा कि एक ही चीज़ है, वही सेम चीज़ है जो पूरी मार्केट में इनके पास भी वही चीज़ है। सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा जो है वो क्रिएटिव होते हैं, पुरानी चीज़ों के साथ भी वो नया फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सम की स्किल्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पार्ट 1। तो अब कुछ की स्किल्स हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के, कामयाब एंटरप्रेन्योर्स के। पहला है गोल सेटिंग। गोल्स को सेट किया जाए, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, 1 साल बाद बिजनेस कहाँ होगा। और जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, एक ख़ास गोल हो, मेजरेबल हो, उसको नापा जा सके, एक्यूरेट होना चाहिए, रियलिस्टिक हो, अनरियलिस्टिक किस्म का गोल ना हो, और टाइम बाउंड हो। उसके बाद है फिर इन्फॉर्मेशन सीकर। इन्फॉर्मेशन जो है जाहिर बात है पावर है, और हर किसी की आज के दौर में डिजिटल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। आपके पास जो है वो कस्टमर का डेटा होना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मदद करती है डिसीजन के अंदर, और इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है फिर अपॉर्चुनिटी सीकिंग। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, आपके आसपास भी अपॉर्चुनिटी होगी लेकिन हो सकता है आपको नहीं पता हो। सो हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसकी प्रॉपरली असेसमेंट जो है वो ज़रूरी है। प्रॉपरली असेसमेंट होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की। उसके बाद है फिर लर्निंग, सीखना, यानी कि ये भी एक स्किल है। हर किसी के अंदर सीखने की एबिलिटी नहीं होती, तो जाहिर बात है सीखना भी एक एबिलिटी है। और लर्निंग के लिए, सीखने के लिए इंसान को अनलर्न करना भी आना चाहिए, यानी जो कुछ पहले से सीखा हुआ है एक कुछ वक्त के लिए उसको इंसान भूल जाए, ताकि ओपन माइंड के साथ वो नई नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सके और इम्प्रूवमेंट ला सके। और उसके बाद है फिर परसिस्टेंस, यानी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है कामयाबी से करीब होते हैं, लेकिन हम जो है वो हिम्मत आखिरी वक्त पे जाके हिम्मत हार जाते हैं। सम की स्किल्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पार्ट बी। सो प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। प्लानिंग के लिए आज के दौर में कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हम साइमुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट सेल प्रोडिक्शन, और इसके अलावा मॉनिटरिंग भी की जा सकती है सॉफ्टवेयर के ज़रिए। उसके बाद है फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। सो फाइनेंस जो है जाहिर बात है लाइफ लाइन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है बिजनेस की। और एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट वगैरह हैं। इसके अलावा लेजर्स और फाइनेंशियल रेशियो के बारे में भी पता होना चाहिए। मार्केट इंटेलिजेंस, यानी कि मार्केट की रिसर्च करनी चाहिए, और एक नज़र रखनी चाहिए कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। और आज के दौर में नज़र रखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कॉम्पिटिटर्स के बारे में। उसके बाद है फिर परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि आपको जो है वो इन्फ्लुएंस करना होता है, कन्विंस करना होता है अपने कस्टमर्स को, और जाहिर बात है अपने एम्प्लॉयज़ को भी कन्विंस करना होता है। कई सारी ट्रेनिंग करवाई जाती है
जो कि एंटरप्रेन्योर को जो है वो मदद करती है आर्ट ऑफ परसुएशन, कन्विंसिंग अदर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन तमाम चीज़ों को सीखने के अंदर। सम की स्किल्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पार्ट सी। सो क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, इस बात को इंश्योर किया जाए कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट ना हो, और एफिशिएंसी हो रिसोर्सेज की, यानी कि रिसोर्सेज को स्मार्टली यूज़ किया जाए। जितने कम रिसोर्सेज से जितनी ज़्यादा आउटपुट हो, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसको हम उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी कहते हैं। उतना ही ज़्यादा यानी कि एफिशिएंट तरीके से काम हुआ है जितने कम रिसोर्सेज से जितनी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। और रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए। एक एंटरप्रेन्योर को बैलेंस शीट, कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट वगैरह समझ में आना चाहिए। और इसके साथ साथ रेशियोज़ को समझना, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केटिंग स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। सो मार्केटिंग स्किल्स के अंदर प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना, मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसके अलावा पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस शामिल है। सो प्लेस का मतलब ये होता है कि वेयर टू सेल दी प्रोडक्ट को जो है वो कहाँ सेल किया जाए। और फिजिकल एविडेंस जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में फिजिकल एविडेंस भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आखिर में जो है वो नेटवर्किंग है। सो नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। सो क्या आप जो है वो सक्सेसफुल लोगों के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं उनके साथ आप कनेक्टेड हैं या नहीं। आप दो लोगों को देखें, एक शख्स जो है वो फालतू लोगों के साथ कनेक्टेड है, उसके जितने भी दोस्त और जानने वाले हैं वो फालतू हैं, और एक तरफ एक शख्स ऐसा है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट है, तो उसका जो माइंड है, जाहिर बात है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों के साथ कनेक्टेड है, बिजनेस माइंड लोगों के साथ कनेक्टेड है, तो उसका माइंड भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे लोगों के साथ वो कनेक्टेड है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको थीम नंबर 5 करवाई गई। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये थीम जो है आप हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।